आप सभी को मेरी नमस्ते। चलिए, हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा और कल जो हमने पढ़ा था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था यमुना नदी के बारे में और आज हम पढ़ेंगे बाकी बची हुई नदियों के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा में जो उत्तरी अपवाह तंत्र है उसकी सारी नदियों के बारे में, छोटी छोटी और मुख्य नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आज जो है नया मैप लगाया है क्योंकि उसमें जो है हमारा चरखी दादरी नहीं दिख रहा था भाई, तो इसलिए मैंने बोला था कि ये पुराना मैप है और हम नया लगाएंगे। तो ये देखिएगा, ये हमारा चरखी दादरी है, ये रहा। ठीक है, तो अब जो प्रमुख नदियां हैं यमुना और घग्गर। ये रही हमारी यमुना और ये रही हमारी घग्गर नदी। ठीक है, अब उसके बाद ये दो नदियां हमें विस्तार से पढ़नी हैं, मतलब ये किन किन जिलों से होकर के बहती हैं, इन पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। ठीक है, बाकी जो छोटी छोटी नदियां हैं उनके बारे में भी जानते रहना है। चलिए पढ़ते हैं। हमारी पहली स्लाइड है ये। आज हम येलो ले लेते हैं। चलो, सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी जो है सारस्वत सागर में गिरती है और यह ऋग्वेद में इसको वेगवती कहा जाता है। इसका उद्गम सिरमौर हिमाचल से है। ठीक है, देखिए क्या है, सरस्वती नदी है और एक आपगा नदी है और एक है हमारी दृष्टवती नदी। ये नदियाँ हमारे वेदों में, ग्रंथों में अत्यधिक पवित्र मानी जाती हैं। इनको बहुत ही सम्मानजनक स्थिति प्राप्त है, किंतु ये नदियाँ वर्तमान में विलुप्त हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे ग्रंथों में इनका जिक्र है और उन्हें सम्मानजनक स्थिति प्राप्त है, तो इनके बारे में हमें जानना तो चाहिए। तो ये कह रहा है कि सरस्वती नदी जो है वो प्राचीन काल में, इसने बात करी ना कि यहाँ पे भैया अपना पानीपत था और यहाँ पे अपना सिरसा था और यहाँ सिरसा पे सारस्वत सागर था, पानीपत के पास अरवावत अरवावत सागर था। तो जो सरस्वती नदी है वो यहाँ पे कहीं आकर के विलुप्त हो जाती थी और यहाँ पर आकर के सारस्वत सागर में क्या होती थी, विलुप्त हो जाती थी। लेकिन हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी जमीन के अंदर कहीं विलुप्त हो गई है और इसीलिए क्योंकि इसका हमारे वेदों में, पुराणों में अत्यधिक महत्व है, तो हमारी हरियाणा सरकार ने इसके पुनरुद्धार का कार्यक्रम चलाया कि हम इसको पुनर्जीवित करके मतलब मानेंगे। तो इसलिए उन्होंने 2015 में ये परियोजना, ये प्रोजेक्ट जो है चालू किया है मुगला वाली से, कि हम जो है सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करके इसकी खुदाई करके इसको हम जो है इसको उत्थान करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ऋग्वेद में ऐसा माना जाता था कि जो सरस्वती नदी है, पहले जो सरस्वती नदी हुआ करती थी वो सतलुज की तरह एक विशाल नदी हुआ करती थी। उसको इस ऋग्वेद में वेगवती कहा जाता था। इसका वेगवती का मतलब क्या होता है कि प्रचंड वेग वाली। इतना प्रचंड वेग था सरस्वती नदी का कि ये बड़ी बड़ी जो पर्वत की चोटियां हैं उनको सरलता से अपने साथ बहाकर ले जाया करती थी। ठीक है, लेकिन यह एक सुख प्रदान करने वाली थी, शांतिमय जो है नदी थी, मतलब यह धन धान्य से समृद्ध कर देती थी क्षेत्रों को। तो इसलिए जो है सरस्वती नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता था। तो इसका उद्गम कहाँ से है? इसका उद्गम है सिरमौर हिमाचल। सिरमौर जो है, सिरमौर की पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पे हैं? हिमाचल में। तो वहीं से ये नदी निकलती है और हरियाणा में कहाँ पे एंट्री करती है? तो हरियाणा में यमुनानगर से यह प्रवेश करती है और उसके बाद तो मार्कंडेय नदी इसमें आकर के मिल जाती है। अब ये मार्कंडेय नदी कहाँ पे आकर के मिल जाती है, ये कौन सा, ये संदर्भ पढ़िएगा आप। ये पेहुआ, पेहुआ आपको पता ही है, कुरुक्षेत्र में एक जगह है पेहुआ, ये भी काफ़ी एक तीर्थ स्थल माना जाता है। तो इस पेहुआ में एक गांव है अरुणाया गांव और इस अरुणाया गांव में एक सैनिसा झील है। इस सैनिसा झील में ही मार्कंडेय नदी सरस्वती नदी में मिल जाती है और इसीलिए इस अरुणाया गांव के नाम पर इस मार्कंडेय जो नदी है इसका नाम अरुणा नदी पड़ गया है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए। अब उसके बाद कह रहा है कि सरस्वती नदी में कौन आकर के मिल गई है? ये मार्कंडेय नदी आकर के मिल गई है। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। एवं कुछ दूरी पर सरस्वती जो है वो घग्गर में मिल जाती है। ठीक है, सरस्वती से परे सरस्वती घग्गर में कहाँ पे मिलती है, ये भी जरूरी बात है।
ये भी ज़रूरी बात है कि सरस्वती घग्गर नदी में कहाँ पे मिलती है। ये जो आपने पंजाब का संगरूर है, पंजाब के संगरूर में आकर के ये है घग्गर में मिलती है। तो इसके लिए हम एक बारी मैप देख लेते हैं। ये देखिएगा, मैप देख लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो सरस्वती नदी कहाँ से बता रहा है कि यमुनानगर से एंट्री लेती है हमारी सरस्वती नदी। ये लीजिए जी, यमुनानगर से ये घग्गर नदी है। ये क्या है? ये घग्गर नदी है, घग्गर नदी। और ये हमारी सरस्वती नदी चल ही रही होती है। तो इस प्रकार से पंजाब के संगरूर में आकर के यहाँ पे, पंजाब के संगरूर में यहाँ कहीं पर जो है अपना संगरूर है। संगरूर कहाँ पे है? यहाँ कहीं पर अपना संगरूर है। तो ये यहाँ पे कहीं आकर के इससे मिल जाती हैं, संगरूर में आकर के इससे मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके मिल जाती है। तो ये हमने देख लिया। चलिए, अब हमने क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि ये संगरूर में आकर के इससे मिल जाती है। तो चलिए, अब ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद जो ये जो है सिरसा से परे मरुस्थल में कहीं विलुप्त हो जाती है। तो घग्गर नदी में मिल गया। घग्गर नदी सिरसा से बहती हुई, और सिरसा के बाद हमने देखा था हमारी जो सीमा है वो राजस्थान से लगती है, और राजस्थान में तो मरुस्थल है। तो वहाँ पे जा करके कहीं विलुप्त हो जाती है। तभी तो वहाँ पे अनकाई दलदल बना हुआ है। आप सोचिए, खुद ही कह रहे हैं कि इतनी वेगवती नदी थी, इतनी प्रचंड नदी थी, अब इतना सारा पानी लेकर के वहाँ पे मरुस्थल हो गया। कि पहले तो सारस्वत सागर था, और तो सारस्वत सागर में जा करके मिलती थी, लेकिन बाद में वहाँ पे मरुस्थल बन गया। तो मरुस्थल में जब इतना रेत में जब इतना पानी आता रहेगा तो दलदल बन जाएगी, नीचे की तरफ जमीन धंसती चली जाएगी, वो दलदल से बन जाएगी। तो यही कारण है कि वहाँ पे अनकाई दलदल है, ठीक है। तो ये जो सरस्वती घग्गर में मिली, और घग्गर जो है फाइनली सिरसा में से बहती हुई, और वो रेत में कहीं जा करके खो जाती है। चलिए, आपगा अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे क्या दिखाया कि सरस्वती, सॉरी ये पेन नहीं लेंगे। यहाँ पे मैंने क्या दिखाया कि सरस्वती, सरस्वती और द्रस्वती और आपगा, ये तीनों ही नदियाँ वर्तमान में नहीं हैं, परंतु ये एक पवित्र नदियाँ मानी जाती हैं। इनका अत्यंत महत्व है हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में। तो वैदिक ग्रंथों में सरस्वती, द्रस्वती और आपगा नदी को बड़े ही सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी। और आपगा को हम निचली खांड कहते हैं। वर्तमान में हम आपगा को क्या कहते हैं? हम निचली खांड कहते हैं। तो जो वर्तमान में इसकी जो शाखाएँ हैं जो, तो वो हैं हिरण्यवती, वैतरणी और मंदाकिनी। मंदाकिनी, ठीक है। तो ये इस नदी की शाखाएं हैं। इस नदी की क्या है? शाखाएं हैं। तो हिरण्यवती है, और ये वैतरणा है, और ये मंदाकिनी। ये शाखाएं किसकी हैं? तो याद रखना है, आपगा नदी की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मारकंडा नदी, मारकंडा नदी जो है ना, मारकंडा नदी नाहन, हिमाचल में एक जगह है भाई, ये नाहन, नाहन के पास, ये नाहन हिमाचल में पड़ता है। और नाहन में धरती धर पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों से ही मारकंडा नदी निकलती है, और काला अम्ब में अम्बाला से यह प्रवेश करती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तंगड़ी, रण, बेगना, नकटी। और हमने पढ़ा कि कुरुक्षेत्र में पेहोवा के निकट यह किस में मिल जाती है? यह मिल जाती है आपकी सरस्वती नदी में। सैनेसा झील है ना वहाँ पे, सैनेसा झील, तो सैनेसा झील में ये मिल जाती है, और वहाँ पे सरस्वती नदी में इसका मिलन हो जाता है। चलिए फिर आगे सरस्वती नदी इसको लेकर आगे चलती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ लेते हैं। सॉरी, ये देखिए, तांगड़ी, तांगड़ी को ही हम अक्सर क्या कह देते हैं? तांगड़ी को ही हम अक्सर कह देते हैं टंगरी नदी, टंगरी नदी, ठीक है। और ये मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। मोरनी की पहाड़ियों से क्या होती है? निकलती है। इस पेन का ही कलर, ये बहुत मोटा हो रहा है भाई, पेन का ही कलर हम चेंज कर लेते हैं। ओके, चलिए। तो अब जो है ये मोरनी की पहाड़ियों से ही निकलती है, ठीक है। तो इसकी सहायक नदी है बलियाली, आमरी। अभी देखो ये खुद ही छोटी सी नदी है, लेकिन यदि हम किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे छोटी नदियों की सहायक नदियाँ नहीं पूछी जाती हैं। लेकिन क्योंकि ये हरियाणा है और छोटा सा प्रदेश है, और हरियाणा जीके का काफ़ी स्कोप रहता है, तो इसलिए छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए उपयोगी है। तो हमने याद कर लिया है कि टांगरी जो नदी है, तो उसमें बलियाली और आमरी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये टांगरी की सहायक नदियाँ हैं। अम्बाला में मारकंडा में यह मिल जाती है। अम्बाला में मारकंडा में मिल जाती है, मतलब टांगरी, टांगरी, टांगरी किस में मिल जाती है? टांगरी मारकंडा में मिल जाती है। मारकंडा किस में मिल जाती है? मारकंडा सरस्वती में मिल जाती है। सरस्वती किस में मिल जाती है? फाइनली सरस्वती जो है वो घग्गर में मिल जाती है, ठीक है ना। आपस में मिल रही हैं। हमने देखा इस तरीके से हम देख लेंगे कि टांगरी मिली किस में? मारकंडा में। मारकंडा किस में मिली? सरस्वती में। सरस्वती किस में मिली? घग्गर में।
ठीक है। अब ये टांगरी कहाँ से निकली? मोरनी से। और ये मारकंडा कहाँ से निकली? मारकंडा तो मतलब भाई कौन सी पहाड़ियों से आई थी? आपकी नाहन से निकली ना, धौलाधर पहाड़ियों से। अब ये कहाँ पे, ये जो सरस्वती, सरस्वती जो है आपकी आदि बद्री से इसने प्रवेश लिया, ये निकली आपकी शिवालिक की सिरमौर की पहाड़ियों से। और फिर उसके बाद सरस्वती घग्गर में मिल गई, ठीक है। और घग्गर कहाँ से निकली? डागशाही सिरमौर की पहाड़ियों से ही फिर से। तो इस प्रकार से आप बार बार इनको ऐसे याद करेंगे ना, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। टांगरा मारकंडा में मिली, मारकंडा भाई आपकी सरस्वती में मिली, सरस्वती भाई आपके घग्गर में मिल गई फाइनली, ठीक है। चलिए, अब ये अंबाला में मारकंडा में मिल जाती है, अंबाला में मारकंडा में मिल जाती है। देखो, मोरने की पहाड़ियों से निकली, मोरने की पहाड़ियों से आपकी निकली। और ये देखिए, मोरने की पहाड़ियाँ यहाँ कहीं होंगी, मोरने की पहाड़ियाँ यहाँ से निकली और अंबाला में मिल गई, अंबाला में मिल गई, ठीक है ना। चलिए, और इसके अलावा मारकंडा यहाँ से निकली और यहाँ कहीं पे जैसे मिल गई वो, ठीक है ना। तो इसके बाद हमने क्या करना है, चलिए, घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? डागशाई भी कह लो या डगशाई कह लो, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग नाम है। तो डगशाई जो है वो सिरमौर की पहाड़ी पर कोई जगह है, और उस जगह पे जो है ये, उस जगह से ही ये निकलती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर की पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों पर डागशाई नामक कोई जगह है, वहाँ से यह नदी निकलती है और हरियाणा में है, पिंजौर से प्रवेश कर जाती है। अब जिले कौन कौन से, देखो यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो ना इन जिलों में से बहती है, पंचकूला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। और हरियाणा में यह लगभग कितने किलोमीटर में बहती है? 291 किलोमीटर। देखिए, मैंने दो ही जो है नदियों, उनकी लंबाई आपको बताई है, क्योंकि ये दोनों नदियाँ आपको पता है बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। एक तो है आपकी यमुना नदी, तो उसकी लंबाई हमने बताई थी कि हरियाणा में लगभग वह 320 से 328 तक, और फाइनली हम मानेंगे 320, मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। और इसी प्रकार से घग्गर जो है वो हरियाणा में कितने किलोमीटर में बहती है? 291 किलोमीटर ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं। घग्गर नदी एक बरसाती नदी भले ही है, लेकिन ये एक मुख्य नदी है। जब बरसात का मौसम होता है तो इसमें काफ़ी पानी अपने साथ लेकर के बहती है। और यमुना नदी तो एक सदावाहिनी नदी है ही, तो इसलिए सिर्फ इन दोनों की लंबाई आपको याद करनी चाहिए। फिर हम एक बारी मैप की तरफ जाते हैं, और इसमें एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको दिखाने वाली हूँ, ये देखिएगा। अब घग्गर नदी, इसने क्या बताया है कि घग्गर नदी कहाँ से प्रवेश करती है आपकी, ये आपने देखा ना, डागशाई से तो वो निकलती है, और हरियाणा में वह पिंजौर से एंट्री ले लेती है। अब पिंजौर तो पंचकुला में रहा होगा, तो ये देखिए थोड़ा सा, एक मिनट। तो ये देखिए, ये है ना, ऐसे निकलती है पिंजौर, पिंजौर, अम्बाला, और ये आपका कैथल, कैथल, और ये आपका फतेहाबाद, और ये ऐसे बाहर निकल जाती हैं। और ये सरस्वती थी, यहाँ पे आके इससे कहीं मिल जाती हैं, ये संगरूर में, ठीक है। तो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि पंचकुला से जा रही है भाई, अम्बाला से जा रही है, लेकिन कुरुक्षेत्र से नहीं जाती है, कुरुक्षेत्र से नहीं जाती है, ठीक है। ये आपके कुरुक्षेत्र से नहीं जाती है, ठीक उसी तरीके से जींद से नहीं जाती है, ठीक है। यानी कि इस पश्चिमी सीमा में अगर आप सारे जिलों को देखेंगे तो इन दो जिलों को छोड़ करके बाकी पश्चिमी सीमा से बहती हुई है निकल जाती है। फतेहाबाद में यह टोहाना से प्रवेश करती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये फतेहाबाद है, और फतेहाबाद में यह टोहाना से प्रवेश करती है, और फिर बाद में सिरसा से परे मरुस्थल है, तो मरुस्थल में कहीं खो जाती है। चलिए, तो हमने अभी कितना पढ़ लिया है, ये हमने घग्गर के बारे में पढ़ लिया। और घग्गर की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो है झाझरा, कौशल्या, मारकंडा, सरस्वती, और ये आपका हो गया टंगरी, चोटांग। पता है ये क्या करते हैं? ये करते हैं कि छोटी छोटी जो सहायक नदियां हैं, मान लीजिए मैंने ये एक मुख्य नदी है, अब ये इसमें आके मिल गई, तो ये छोटी नदी इस बड़ी नदी की सहायक नदी, अब बड़ी नदी थी और बड़ी नदी में मिल गई, तो ये भी सहायक नदी, ये भी सहायक नदी, अब मान लीजिए ये इसमें मिल गई, तो ये इसकी भी है, इसकी भी है, ये इस तरीके से लिखने में आ गया। बाकी हम वैसे कैसे मानते हैं, हम केवल सहायक नदी कैसे मानेंगे हम, ये मुख्य नदी है तो ये इसकी सहायक नदी है भाई। लेकिन यहाँ पे कैसे माना हुआ है, यहाँ पे लिखने में ऐसे माना हुआ कि छोटी नदी बड़ी नदी में, बड़ी नदी उससे बड़ी नदी में, उससे बड़ी नदी उससे बड़ी नदी में। तो इस प्रकार से जो छोटी नदी है ना, वो लास्ट वाली नदी की भी सहायक नदी इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा था मारकंडा किसकी सहायक नदी है, मारकंडा किसकी, सरस्वती की। और सरस्वती किसकी सहायक नदी है, घग्गर की, लेकिन इसमें मारकंडा को भी घग्गर की सहायक नदी बोला गया है।
ठीक है, तो ये इस प्रकार से इन्होंने बोला है। चलिए, इस पे कौशल्या बांध है। कौशल्या बांध दरअसल कौशल्या नदी पर है और कौशल्या नदी घग्गर की सहायक नदी है, तो ये मान लेंगे कि कौशल्या बांध घग्गर नदी पे बना हुआ है, क्योंकि कौशल्या बांध एक छोटा से नाले के रूप में है। ये बरसाती नदियाँ हैं। आपको ऐसा लगेगा हम बोलने में नदियाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे नाले हैं, बरसात के टाइम पे ही नजर आते हैं। ठीक है, चमाला बांध है, डंगराना बांध है। तो यदि इन बांधों की बात आएगी तो आप बोल देना कि घग्गर नदी के बांध हैं। घग्गर में मिलने वाले छोटे छोटे नाले, उनको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? चो बोलते हैं। ठीक है, और घग्गर के द्वारा निर्मित बांध, उसको क्या बोलते हैं? नेली बोलते हैं। बाढ़ का मैदान है तो उसको क्या बोलते हैं? नेली बोलते हैं। चलिए, उसके बाद है पंजाब। इसने ये बताया है कि पंजाब के संगरूर में सरस्वती नदी घग्गर नदी में आकर के मिल जाती है। हमने पढ़ लिया कि भैया जो सरस्वती नदी थी वो घग्गर से कहाँ पे मिलती है, उसकी मीटिंग कहाँ पे होती है? संगरूर, उसमें घग्गर से। तो सरस्वती नदी जो है वो घग्गर नदी से संगरूर में जाकर के मिल जाती है। और सिरसा में जब यह जाती है तो ओटू नामक स्थान है। सिरसा में एक ओटू नामक जगह है, और ओटू नामक जगह पर इस घग्गर नदी पर एक बांध बना दिया गया। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वियराज बांध। कौन सा बांध है? वियराज बांध। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद है हमारा दृष्टवती नदी। दृष्टवती नदी, तो दृष्टवती नदी क्या है? इसी को चोटांग नदी बोल देते हैं, चोटांग नदी। लेकिन अलग भी पढ़ते हैं। मतलब क्या है कि हर जो दिखाई नहीं देती ना, जो चीज़ पहले थी अब नहीं है, तो उसके बारे में भिन्न भिन्न विद्वान जो है अपने भिन्न भिन्न मत प्रकट करते हैं। लेकिन वास्तविकता नहीं पता, लेकिन हम भी उन भिन्न भिन्न विचारों को एक बार पढ़ लेते हैं और एग्जाम में जैसा पूछा जाए वैसा आंसर दे देते हैं। कोई नहीं, चलिए, दरसवती नदी जो है, मैंने आपको बताया वो 3 नदियाँ जो इंपॉर्टेंट थी, तो उनमें से एक दरसवती नदी भी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पवित्र नदी। ऐसा माना जाता था कि भाई इनमें आप है ना क्या करो, स्नान कर लो तो आपके पाप सारे धुल जाएंगे। इस तरीके से होती है हमारी पवित्र नदियाँ। तो अनार्य लोग जब थे, आर्य और अनार्य हमने पढ़ा था ना कि पुरुषणी रावी के तट पर, पुरुषणी रावी को बोलते हैं, रावी को, पुरुषणी नदी के तट पर एक दसराग युद्ध हुआ था जिसमें आर्य जीत गए थे और अनार्य हार गए थे। तो पहले मान लीजिए अनार्य होते थे, और अनार्य जो है, अनार्य लोग क्या कहते थे? गारा कहते थे इसको, गारा। और आर्य बोलते थे नहीं ये दृष्टवती है। मत्स्य पुराण में इसको पितृवल्लभा कहा जाता था। जबकि कनिंघम जो थे, कनिंघम जो औपनिवेशिक शासनकाल में, ब्रिटिश काल में कनिंघम जो होते हैं वो पुरातत्वविद होते हैं। ठीक है, तो कनिंघम इनको राक्षसी बोलते थे, राक्षसी। और भार्गव जो कि विद्वान हैं, हरियाणा की हिस्ट्री कल्चर इनके बारे में इन्होंने अध्ययन किया है, तो इनका मानना है कि आधुनिक जो राका नदी है वही दरअसल दृष्टवती नदी है। जबकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि पश्चिमी यमुना नहर की जो हांसी हिसार शाखा है ना, वही दृष्टवती नदी की का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि यहीं कहीं से दृष्टवती नदी अपनी हुआ करती थी। तो ये हमने सारे विद्वानों की बात हमने पढ़ ली कि भाई ये क्या क्या बोलते हैं। हाँ, अब देखिए, अब जब आप ये बोलोगे ना ये नदी बहुत ही ज़्यादा पवित्र हुआ करती थी, तो आपको बताना होगा कि भाई हमारे वहाँ पे ऋषि मुनि जो थे, तो वो वहाँ पे बैठ के मतलब उन्होंने ग्रंथ लिखे, उन्होंने मतलब अच्छे अच्छे विचार लिखे। तो इस तरीके से, और पांडवों का भी यहाँ एक संदर्भ आता है कि जब पांडवों को वनवास मिला था, तो उनका जो प्रथम 13 मास का जो वनवास था वो उन्होंने दृष्टवती नदी के किनारे पर ही चुपते चुपाते हुए बिताया था। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए, आगे रह गई अपनी चोटांग नदी। चोटांग नदी, ये जो चोटांग नदी है ना, कहीं कहीं तो इसी को दृष्टवती नदी बोल देते हैं, लेकिन फिर भी यह शिवालिक से निकलती है। हिमाचल में है शिवालिक की पहाड़ियाँ, और हरियाणा में यमुनानगर से प्रवेश कर जाती है। इसकी सहायक नदी कौन सी बताई हुई है? राका। राका को ही राक्षी बोला गया है, जबकि ऊपर इनको अलग अलग बोला गया है। ठीक है, तो राका का थोड़ा सा मेंशन मैं यहीं पे कर देती हूँ क्योंकि बहुत छोटी नदी है भाई। यमुनानगर से राका भी खुद यमुनानगर से एंट्री लेती है और कुरुक्षेत्र में यह चोटांग में मिल जाती है। ठीक है, और इसका विलय जो है ये यमुना नदी में हो जाता है। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि यमुना नदी कहाँ है? वो तो किनारे पर है। अब देखिए ये क्या कहेगी कि ये किन किन जिलों में से होकर के बहती है? यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, जींद में, कैथल में। तो थोड़ा सा मैप देखें एक बारी। ये देखिए, अगर आप मैप देखिएगा ना तो देखो कहाँ से अपना रास्ता बनाती है ये चोटांग नदी। चोटांग नदी यमुनानगर से जाती है, कुरुक्षेत्र से जाती है, कैथल से जाती है, जींद जाके वापस इसमें आके और फिर यमुनानगर नदी में मिल जाती है।
चोटांग नदी यमुनानगर से एंट्री लेती है, कुरुक्षेत्र में जाती है, कैथल में जाती है, जींद में जाती है, वापस से करनाल में आकर के यह यमुना नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से चोटांग नदी यमुना की सहायक नदी हो गई ना, यमुना की सहायक नदी। चलिए अब देखिए, वैसे तो हमने छोटे छोटे सभी नदियों को कवर कर ही लिया है, कुछ नहीं छोड़ा अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी कुछ और छोटे छोटे बरसाती नाले जो हैं आपके रह जाएंगे। ये देखिएगा, रह जाएंगे कुछ छोटे मोटे, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे जैसे ये है गंगू, गंगू पहले कहते होंगे, अब इसको लोहगढ़ खेल कहते हैं, लोहगढ़ खोल कहते हैं, लोहगढ़, इसको लोहगढ़ जो है हम खोल कहते हैं, ठीक है। और यह है सिनी वाली, इसको सोम नदी ही कहते हैं। यह है बहदीवा, इसको कहते हैं बिलासपुर नाला, अभी फिलहाल इसको बिलासपुर नाला कहते हैं। अंशुमती, तो ये भी एक छोटा मोटा बरसाती नदी है, नाला है। देखिए यदि आपको इनमें से कोई एक नाम दे दिया जाए कि ये बताइए अंशुमती जो नदी है हरियाणा में जो बहती है वह कौन से अपवाह तंत्र का भाग है, तो आपको मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कि ये ऊपर कहीं बहती हैं। और नीचे वाली नदियों को हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ऊपर वाली जो उत्तरी अपवाह तंत्र की मुख्य मुख्य सभी नदियाँ, छोटी मोटी बरसाती नदियाँ, नदी नाले, हमने सब कुछ जो है इस वीडियो में कवर कर लिया है। और एक बार मैप और दिखा देती हूँ आपको नदियों वाला, ये रहा। तो ये देखिए आपको नजर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो है नजर आएगा क्या, ये टंगरी नदी, ये मारकंडा नदी, ये सोम नदी। अच्छा ये आपकी इधर सॉरी इधर जाएंगे आप, इधर जाएंगे ना, तो ये आपकी ये घग्गर नदी, ठीक है। और इधर साइड जाएंगे तो ये आपकी यमुना नदी, ठीक बात है। तो चलिए, तो इस तरीके से आज हमने ये सारी नदियाँ डिटेल में पढ़ी हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर वही लास्ट में वही कहानी है कि लाइक कर दीजिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।